मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारा पार्ट इसका पढ़ा हुआ है। हम लोग जब 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें लेक्चर नंबर 2 मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत सारा क्वेश्चन 80 क्वेश्चन नियरली कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग पहले भी। और ये टॉपिक हम लोग कुछ डिफरेंट, थोड़ा सा अलग, उससे अलग कुछ जो एनर्जी रिलेटेड लास्ट क्लास आपने पढ़ा था, एनर्जी डेंसिटी, और उससे खूब अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ। अभी आईटी मेन में कुछ क्वेश्चन और हैं जो बहुत अच्छे हैं, 5-6 क्वेश्चन है जो एकदम आईटी एडवांस से भी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी रिजल्ट हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया है। इसमें 1 to 11 पॉइंट है, बट उसमें मोर देन 20 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं 12 पॉइंट, ऐसे 12 पॉइंट 13 14 अलग अलग ऐसे पॉइंट डिस्कस करते रहते हैं और कुछ नया मिलेगा, कुछ पहले से जो पढ़ा हो उससे कुछ नया आगे मिलेगा। एक पॉइंट यहाँ पे नोट करते हैं, ये तो पढ़ा हुआ है कि द फेज डिफरेंस या एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड π/2। आप ड्राइंग कर लेते हैं एक बार फिर से, और ये तो नया ही रिजल्ट है बट इसका जरूरत है क्वेश्चन बना दे। इसमें आप बना लेंगे कि ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इस साइड में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऐसे बोलते हैं। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके परपेंडिकुलर इस साइड में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके परपेंडिकुलर में ऐसे ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे परपेंडिकुलर हम लोग बनाएंगे ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सब हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं और सारा कुछ 90 डिग्री पे है। हम लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री पे है, ये भी है 90 डिग्री पे, और यहां भी हम लोग 90 डिग्री पढ़ेंगे ऐसे। तो फिगर हम लोग पढ़े हुए हैं, ये फंडामेंटल फिगर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। और फिगर में पूछा जाता है कि इफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन आंसर करना 90 डिग्री π/2 90 डिग्री। बट अगर पूछा जाता है फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा करना 0। दोनों अलग चीज है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अलग है, और फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वो अलग टर्म है। फेज डिफरेंस साउंड में, वेव ऑप्टिक्स में, इंटरफेरेंस में खूब सारा फेज डिफरेंस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो दो अलग क्वेश्चन है, तो आप नोट करेंगे इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, radiation, the angle between vector E and vector B is 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, बट फेज डिफरेंस 0 डिग्री करना, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी आया हुआ पेपर में, ये भी मेडिकल में आ चुका है क्वेश्चन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। The phase difference between electric field and magnetic field is 0 degree. The phase difference electric field and magnetic field इज 0। ये ध्यान रखना है कि फेज डिफरेंस 0 होता है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री,
फेज डिफरेंस जीरो, या आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field so electric field and magnetic field are in same phase सेम फेज में रहेगा. दोनों का फेज डिफरेंस जीरो है तो सेम फेज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. मीनिंग मैं फिर से बता देता हूं आपको. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फेज डिफरेंस जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं. मान लीजिए आपको लिखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फेज डिफरेंस, जो आप साउंड में पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में खूब पढ़े हुए हैं, एसएचएम में पढ़ते हैं. मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आप लिखेंगे और ई नॉट इज द पिक वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड है, और यहां लिख रहे हैं आप साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख रहे हैं साइन ओमेगा टी. सो मैग्नेटिक फील्ड लिखना होगा तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा साइन ओमेगा टी. फेज एंगल इसी को बोलते हैं. साइन के बाद का जो भी टर्म है ना, साइन के बाद का जो टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं साइंस में फेज एंगल. साइन के बाद का जो टर्म है वो फेज एंगल. जैसे ये फेज एंगल हो गया, ये फेज एंगल हो गया. अब आप देख लें फेज डिफरेंस पढ़ेंगे. फेज डिफरेंस दोनों में फेज ऐसा डेल्टा फाई बोलते हैं. डेल्टा फाई को आप पढ़ते हैं खूब सारा एसएचएम, साउंड, वेव ऑप्टिक्स में पढ़े हुए. फेज डिफरेंस पढ़ते हैं. और फेज डिफरेंस देखिएगा ऐसे, एक का फेज एंगल ओमेगा टी है, दूसरे का भी फेज एंगल ओमेगा टी है. ओवरऑल फेज डिफरेंस जो हो गया, फेज डिफरेंस जीरो हो गया. तो इस तरह आपको जानना है कि नाउ फेज डिफरेंस दोनों में जीरो होता है. मतलब अगर ये साइन लिख रहे हैं तो साइन यहां भी लिखना पड़ेगा, जो टर्म यहां है वही टर्म यहां लिखना पड़ेगा. तो इसका जरूरत पड़ेगा आपको. एक तो डायरेक्ट रिजल्ट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में रहेगा, और कुछ इनडायरेक्ट रिजल्ट. इसका मतलब ये भी समझना है कि मान लीजिए आप जो भी लिख रहे हैं, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखने का मन कर रहा है, मान लीजिए एसएचएम का इक्वेशन या वेव का इक्वेशन लिखना हो और आपको लिखना हो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखना चाह रहे हैं, सो माइनस के एक्स ऐसे लिखना चाह रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी वैसे ही लिखना पड़ेगा. ये ध्यान रखना है आपको. यहां आपको वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी लिखना होगा. आपको ऐसे ही लिखा जाता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं वैसे मैग्नेटिक फील्ड. और आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये पूरा टर्म को यहाँ से यहाँ टर्म है, चाहे यहाँ से यहाँ टर्म पूरा बोलते हैं, इसको फेज एंगल बोलते हैं. साइन के बाद जो भी टर्म है वो फेज एंगल कहलाता है. और आप फिर से देख लें फेज डिफरेंस जीरो. तो इससे ये आपको सिखा जाता है कि कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड निकालने को पूछेगा. तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने को पूछता है तो आप जानेंगे कि इनका ये टर्म है साइन, इसके बाद का दोनों टर्म सेम रहेगा. और फेज डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में φ1 माइनस φ2, वो दोनों टर्म फेज डिफरेंस सेम. ये सो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होता है, क्योंकि ये टर्म जो देख रहे हैं ये फेज एंगल, इसको मान लीजिए φ1 कहेंगे, तो ये फेज एंगल यहाँ से यहाँ का फेज एंगल जो होगा वो φ2 कहलाएगा. सो φ1 माइनस φ2 जीरो होना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में. और ई और बी में रिलेशन जानते हैं. ई और बी कई बार आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं सी इक्वल टू जो होता है वो ई नॉट बाई बी नॉट. सो आप बी नॉट अगर निकालना होगा तो ई नॉट बाई सी यूज कर लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा. तो कई क्वेश्चन आता है इसके हेल्प से बना सकते हैं. तो यही था ये छोटा सा पॉइंट 12 नंबर में कि एंगल बिटवीन ई एंड बी 90 डिग्री, फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी आंसर जीरो है, फेज अलग टर्म है, एंगल अलग है. क्वेश्चन आता है पेपर में, और इससे हेल्प से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनाना है. दोनों का एंगल ये टर्म सेम रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, क्योंकि फेज डिफरेंस जीरो होता है. तो इस पे कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, मैं स्कैन करके अभी ऐड कर देता हूँ. छोटा छोटा क्वेश्चन है.
तो ये दो क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, दो मेडिकल का भी मैंने प्रेजेंट किया था, दो आईटी मेन का क्वेश्चन है, बट ये दोनों आसान है। आईटी मेन का कुछ क्वेश्चन मैंने बताया बहुत अच्छा, बट ये तो आसान ही क्वेश्चन है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, 50 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है फ्रीक्वेंसी का, आप जानते हैं C इक्वल टू E/B होता है और इस तरह आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया वो ऐसे E और बाई C, E हो गया 6.3 और डिवाइड बाई C और 3 × 10⁸ हो गया और ये टेस्ला हो गया। और ये जरूर ध्यान रखना है कि ये आपको डायरेक्शन के साथ है पेपर में, तो डायरेक्शन में आपको लिखना है B। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 2.1 × 10⁻⁸ और टेस्ला और डायरेक्शन देखिए, ठीक है। नाउ आप जानते हैं कि ये इसका डायरेक्शन जो होता है अलोंग वेक्टर E क्रॉस B के अलोंग डायरेक्शन होता है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। सो ये लिखा हुआ है पेपर में I, ये I लिखा हुआ है, ये इसके बारे में लिखा हुआ I। E क्रॉस B इलेक्ट्रिक फील्ड है J और क्रॉस के J इसका लिखा हुआ J, इसका लिखा हुआ है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये K हो, क्योंकि J क्रॉस के I होता है, तो यहाँ पे वेक्टर I। तो ये था आंसर। ये तो छोटा ही क्वेश्चन है, ये तो 1 मिनट में बन जाएगा और ऐसे क्वेश्चन तो मेडिकल में भी आता है। वेक्टर लगाना हो, वेक्टर भी कर लेंगे, ऑप्शन में रहेगा। सेम क्वेश्चन है, वहां पे भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, इक्वेशन है, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिखा हुआ है और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। आसान सा छोटा सा क्वेश्चन। आप जानते हैं ये टर्म होता है, यही साइंस का B0 होता है और B0 सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻⁶ का मतलब 10⁻⁴ टेस्ला होगा। तो C इक्वल टू जो है वो E0/B0, C इक्वल टू E0/B0 जो जानते हैं आप। तो इस तरह आपका E0 जो हुआ इज इक्वल टू C × B0। सो ये है E0 और C का वैल्यू है 3 × 10⁸ और ये है B0 इज 10⁻⁴ हो गया आपका। सो यहाँ पे है आपका 3 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर, ये है आंसर। ये हो गया, मैं यूनिट देख लेता हूँ। हाँ बस यही है, 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम लिखा हुआ है, तो न्यूटन पर कूलम कर लेंगे। तो ये तो आसानी क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है। 12 पॉइंट कंप्लीट। 12 हो गया कि हमें फेज डिफरेंस 0 रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। एक छोटा सा रिजल्ट है, इस पे भी आपको मेडिकल का क्वेश्चन आया हुआ है कि थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है। सो चार्ज एट रेस्ट, अगर कोई चार्ज रेस्ट में रहेगा, नंबर 1 पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर कोई चार्ज है, मान लीजिए ये +Q है और +Q है और ये रेस्ट में, ठीक है, वो रेस्ट में, ठीक है। अगर ये रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में चार्ज रहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज रेस्ट में रहेगा तो अपने अराउंड, जैसे कोई भी प्लैनेट है, अपने अराउंड एक क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं आप, उसी फील्ड के अंदर जो है कोई भी प्लैनेट, जैसे सोलर सिस्टम में सन का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसी फील्ड के अंदर जितने भी प्लैनेट है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल पाथ में। तो जैसे ग्रेविटेशन में पढ़े हैं वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैट में होता है कि अगर कोई चार्ज एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट में है तो अपने सराउंडिंग ये लाइंस ऑफ फोर्स निकाल करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैट का टॉपिक है, वहाँ आपको पढ़ना होता है कि चार्ज एट रेस्ट, अगर ये चार्ज जो है रेस्ट में है तो वो अपने अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये रेस्ट में चार्ज रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा किसी भी पॉइंट पे। मान लीजिए इस पॉइंट पे लेना हो तो इस पॉइंट पे +1 रख देंगे, ये
चार्ज, ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और रिपल्सन के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है ऐसे। तो आप नोट करेंगे चार्ज एट रेस्ट, एनी चार्ज मे बी निगेटिव मे बी पॉजिटिव, कोई भी चार्ज हो अगर रेस्ट में है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड around it. So charge at rest produce electric field around it. चार्ज अगर रेस्ट में है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हो गया। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। अब देखिए अगर चार्ज मोशन में हो जाए, आप ध्यान रखेंगे चार्ज इन मोशन, अगर ये चार्ज मोशन में हो जाए, ठीक है, चार्ज इन मोशन, अगर ये मोशन में है, ठीक है, और मोशन में चल रहा है, ऐसे चार्ज चल रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है, चार्ज इन मोशन। आप समझिए मूविंग चार्ज, तो 10th क्लास जिधर चार्ज चलेगा, जिधर चार्ज चलता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, ये पढ़े हुए हैं। चार्ज जिधर प्लस क्यू चलता है उसी की साइड में करंट प्रोड्यूस होता है, ये हो गया। और जब करंट प्रोड्यूस होगा तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड होता है। या आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट हो जाता है, और ऑर्बिट में जब करंट हो जाता है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो जैसे ही चार्ज इन मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ये चार्ज के चलते यहाँ पे इस वायर में करंट आ गया, ये वायर के अंदर करंट हुआ, ठीक है, करंट आया, और करंट आने के चलते ये जस्ट करंट उसी डायरेक्शन में रहेगा, और ऐसे थंब रूल, बायोट-सावर्ट लॉ, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, वायर का करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और इनवर्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे होगी, ठीक है। और ये चार्ज के चलते तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आना ही है, कोई भी चार्ज है तो चार्ज के चलते तो इलेक्ट्रिक फील्ड आना ही है ऐसा। तो चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मोशन में रहेगा अगर चार्ज इन मोशन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये ग्रीन कलर देख रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो मूविंग चार्ज, चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां लिखेंगे चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field. Around it. So charge in motion produce both electric field and magnetic field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अराउंड, इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया। ये नेक्स्ट, ये मेडिकल में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज, एक्सेलरेटिंग चार्ज ऐसे समझिए, लिखा रहता है एक्सेलरेटिंग चार्ज। सो एक्सेलरेटिंग चार्ज, ये एक्सेलरेटिंग चार्ज हो, एक्सेलरेटिंग चार्ज का मतलब मूविंग हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, जस्ट वेरी कर रहा है। तो जब स्पीड वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। तो चार्ज, एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट नहीं है,
वेरी करेगा। और जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, आप फिंगर को ऐसे रखते हैं कि फिंगर हुआ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप डाउन, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट राइट मूव करते रहता है, तो वेरी करता है। साइन का फंक्शन है, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो वहां जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं क्वेश्चन स्कैन करके डाल दूंगा। नीट का क्वेश्चन है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, वेरिएबल है और उसके चलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट कर जाता है। तो यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो सीक्रेट है जो वायरलेस ट्रांसमिशन के पीछे। वायरलेस ट्रांसमिशन, जितना भी मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, इंटरनेट से आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन है। ठीक है, टीवी देख रहे हैं, रेडियो सुनते हैं, सब वायरलेस ट्रांसमिशन है। वायरलेस ट्रांसमिशन एयर टू एयर एक वायर बनता है और वो वायर के अंदर एक चार्ज क्रिएट कर जाता है जिसके अंदर करंट फ्लो करता है। आपको दिखेगा नहीं, फील भी करेंगे तो भी नहीं पता चलेगा। बट मैं पहले भी समझा चुका हूं कि आपके फेस के सामने जो एयर है, वो एयर जो होता है एक वायर का एक पूरा सेट है। इतना मोटा वायर आपके फेस के सामने से गया हुआ है जो आप छुएगा तो नहीं पता चलेगा, देखिएगा तभी नहीं पता चलेगा, बट होता है, ट्रू है। वायरलेस ट्रांसमिशन इसी को तो बोलते हैं। इसी वायरलेस ट्रांसमिशन के चलते तो आप टीवी देख रहे हैं, अभी आप स्टडी कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, इंटरनेट चल रहा है, सब वायरलेस ट्रांसमिशन है। तो आप जो देख रहे हैं आपके फेस के सामने वायर जा रहा है और यही वायर जो है यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के चलते करंट पास कर जाता है एयर से, पता भी नहीं चलेगा। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज लिखेंगे आप, एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और या आप लिख सकते हैं और एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेटिंग चार्जेस प्रोड्यूस so electromagnetic radiation। तो ये हुआ रिजल्ट। तो एक्सेलरेटिंग चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये थ्योरेटिकल रिजल्ट था। सो हो गया 13। नेक्स्ट पॉइंट 14। नेक्स्ट 14 में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड के लिए और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कुछ पढ़ते हैं हम लोग। सो नंबर 1 ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो ऐसे आप बना लेंगे, ऐसा आप बना लीजिए। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो आप जानते हैं, सब लिस्ट मैं बना भी दूंगा, और वो सारा रेडिएशन का स्पीड सी रहेगा। ठीक है, सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी आप पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सबका स्पीड जो है इक्वल टू सी इन एयर इज इक्वल टू सी। दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, और स्पीड ऑफ लाइट का मतलब ये वैल्यू है 3 × 10⁸ और मीटर पर सेकेंड ये। ठीक है, सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फिक्स है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो और माइक्रोवेव, रेडियो, यस फाइनल। सो जितने भी रेडिएशन है सबका स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला है वो आप पढ़े हुए थे। आप लिख सकते हैं E0/B0 ऐसे।
पिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई पिक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं रहेगा तो E बाई बी से भी लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट, ये काफ़ी फेमस है, 1 बाई अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ये भी हम लोग फॉर्मूला कई बार पढ़े हुए हैं, कम से कम 10 टाइम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से लिख लेते हैं, म्यू नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, आप सॉल्व करके देख भी लेंगे, आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट आता है। सो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट हम लोग पढ़े हुए हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिटिविटी जो होता है वो वैल्यू जानते हैं 8.85 और 10 पे पावर -12, और यूनिट भी जानते हैं आप। कितना बार एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर्स मॉडल, कैलकुलेशन कितनी बार पढ़ चुके हैं। ये है कूलॉम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये डाटा होता है परमिटिविटी, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये बताता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग जानते हैं। और जो म्यू नॉट है वो परमिटिविटी बोलते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो आप पुट करके देख लेंगे, डाटा और यूनिट के साथ आप पुट करके देखिएगा, वो आता है, आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। सो ये है आपका परमिएबिलिटी, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं ऑफ फ्री स्पेस। और परमिएबिलिटी का वैल्यू जो होता है वो 4 पाई होता है, और इंटू 10 पे पावर -7 होता है, और ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। सो आप सॉल्व कर लेंगे, आप ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये जहां भी रहेगा वो बताता है कि वो वहां मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट करता है। सो मैक्सवेल ने ये सब प्रूव किया था, और ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरेटिकल लॉजिक से प्रूव किया था कि लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, वो बताता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। आप पुट करके प्रूव कर सकते हैं, और ये एक कॉमन टॉपिक है भाई, ये नहीं कि साइंस का टॉपिक है, ये बैंक के एग्जाम में भी आता है। ये लाइट इज अ कॉमन, क्योंकि हर लोग यूज करते हैं मोबाइल, ये एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है। मोबाइल कैसे वर्क करता है, टीवी कैसे वर्क करता है, रेडियो कैसे वर्क करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो लाइट है। तो ये सब चीज़ें एक किसी भी बैंक एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम तक पूछा हुआ ये कि स्पीड ऑफ लाइट तो 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जनरल नॉलेज का चीज़ है। नेक्स्ट आप पुट करके डाटा रख के देख लीजिएगा, एग्जैक्ट आता है, एग्जैक्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, आप कभी किसी मीडियम में, आप जानते हैं कि जैसे कोई मीडियम ऐसे, यहाँ एयर है और यहाँ पे एनी मीडियम, एनी डेंसर मीडियम, यहाँ पे कोई भी डेंसर मीडियम ले लेंगे, यहाँ पे कोई डेंसर मीडियम ऐसे ले लेंगे, हर डेंसर मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मैं यहाँ म्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जनरली तो मैं म्यू से ही लिखता हूँ, बट यहाँ म्यू आएगा, वो परमिएबिलिटी के लिए भी आ जाता है, इसलिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं म्यू डैश, और इसको लिख सकते हैं आर आई इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़े हुए हैं, बट इससे भी खूब क्वेश्चन आता है। आप ऑप्टिक्स में सब पढ़े हुए हैं, वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़े हुए हैं, रे ऑप्टिक्स में भी यूज किए हुए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ते थे, वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़े हुए हैं। फिक्स वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं वाटर का वैल्यू 4/3, वाटर का वैल्यू जो होता है वो 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4, ग्लास के लिए 1.5, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है जो जानते हैं आप। नेक्स्ट,
मैंने आपको बताया था कि कोई लाइट, देखिए लाइट है और एयर से मीडियम में एंटर करेगा, ये कोई लाइट है, ऐसा लाइट जो है वो एयर से मूव करते हुए जैसे ही मीडियम में एंटर किया, ऐसे मीडियम में एंटर किया, ठीक है। सो अगर लाइट का स्पीड c है, यहाँ लाइट का स्पीड c है, तो जैसे ही यहाँ मीडियम में आएगा इसका स्पीड घट जाएगा। मीडियम में लाइट का स्पीड c डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यूडेक्स भी कर सकते हैं। लाइट का जैसे ही यहाँ वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है, वो वेवलेंथ घट जाएगा मीडियम में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम घट जाता है ये। बट आपको बताया गया है कि लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। यहाँ अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी f है तो मीडियम में भी लाइट का फ्रीक्वेंसी f ही रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज रिमेन सेम, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। फ्रीक्वेंसी मीन्स कलर, लाइट का कलर जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। आप स्विमिंग पूल में जस्ट आप डाइव ले लें और ऊपर अगर पेड़ के पत्ते को देखेंगे तो वो पानी में जाने पे भी वो ग्रीन कलर ही दिखेगा, ऊपर एयर से देखेंगे तब भी ग्रीन कलर दिखता है। स्विमिंग पूल में आप कभी डाइव करते हैं और अगल बगल रहता ही है, स्विमिंग पूल जो एरिया रहता है वो अगल बगल सब प्लांट रहता है, खूब सारा प्लांट रहता है। पानी के अंदर चले जाएं और ऊपर देखेंगे तो पत्ते तब भी ग्रीन ही दिखता है, ठीक है। तो आप इस मीडियम से देखें चाहे इस मीडियम से देखें, कलर चेंज नहीं करता है। तो फ्रीक्वेंसी या कलर, यहां पे आप लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है और कलर, कलर ऑफ लाइट नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो बट स्पीड घटेगा, वेवलेंथ घटेगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं एयर और यहां हम लोग बात कर रहे हैं कोई एक मीडियम है। म्यू जो है वो या म्यूडेक्स कहेंगे, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ऐसे कर लीजिए। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सो जैसे ही लाइट एंटर करेगा, देखिए यहाँ पे ये लाइट ऐसे जैसे एंटर किया, फिर से पढ़ेंगे, ये लाइट जैसे एंटर किया, यहाँ पे स्पीड c है और यहाँ पे मीडियम में आया तो स्पीड मीडियम c म्यू, और ये होता है c बाय म्यू, c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है। आप समझे। सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिखेंगे तो अभी आपने बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 1/ε0 और 1/μ0, ऐसे 1/ε0 1/μ0। और जैसे आप लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लिखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वो साइंस में हो जाएगा 1/ε और इंटू म्यू, ऐसे लिखना होता है। देखिए तो ये है आपका स्पीड ऑफ लाइट। अभी पढ़े थे, अभी इससे पहले वाला पॉइंट में पढ़े हुए थे कि फर्स्ट पॉइंट में कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है 1/k परमिटिविटी ऑफ द एयर, परमिएबिलिटी ऑफ द एयर या फ्री स्पेस, ये है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये तो ये भी रिलेशन है जो कई बार पेपर में पूछा हुआ है, डायरेक्टली खूब आता है पेपर में। तो आपका एक यहाँ पे नया रिजल्ट है, वो डायरेक्ट रिजल्ट पूछा हुआ, कई एग्जाम में पूछा जाता है आपका रिजल्ट। पहले भी मैं 2 बार 3 बार पढ़ा चुका हूँ, कोई नया नहीं है।
सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो 1/√ε0 और ये है म्यू नॉट। और यहाँ पे पढ़ेंगे द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो हो गया वो 1/√ε और इंटू म्यू, ये हो गया। आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय म्यू, म्यू डैश या म्यू डैश कहेंगे, या इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये जो हो जाएगा C डिवाइड बाय C मीडियम। सो म्यू डैश या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये पढ़ना हो तो C डिवाइड बाय C मीडियम, C डिवाइड बाय C मीडियम, तो ये √ε म्यू बाय ε0 और म्यू नॉट। आपको टर्म लिखना हो आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला कई बार आपको पूछा जा चुका है मेडिकल में, डायरेक्टली आईटी मेन में भी, इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। क्या है ये म्यू नॉट? म्यू नॉट द परमिटिविटी ऑफ एयर, ये है परमिटिविटी ऑफ एयर। और म्यू ऐसे करेंगे, एप्सिलॉन करेंगे तो ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये कहलाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहलाएगा। नेक्स्ट ये है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ एयर, और इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ये परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो एयर का परमिटिविटी, एयर का परमिएबिलिटी और मीडियम का परमिटिविटी, मीडियम का परमिएबिलिटी से इस तरह आपका म्यू डैश या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं C डिवाइड बाय C मीडियम होता है। और इसका फॉर्मूला हो गया ऊपर में जो एप्सिलॉन और म्यू और नीचे में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है जो वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ा हुआ है, रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जगह बताया था आपको, तो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस था, वहां रे ऑप्टिक्स में मैंने बताया था। और ये थर्ड टाइम यहां पढ़ रहे हैं फिर से। तो डायरेक्ट रिजल्ट है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनडायरेक्ट भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन है इससे। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कुछ देखता हूं, फोर्थ पॉइंट जो मेडिकल का भी है, आईटी मेन का भी क्वेश्चन है, मैं चेक कर लेता हूं। तो आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन है, दोनों तो एक ही जैसा, आईटी मेन का क्वेश्चन है और इसमें नीट का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 passes through the vacuum into the dielectric constant of permittivity 4। सो ये क्वेश्चन है, मैं प्रेजेंट कर दूंगा। ये एक ये वैक्यूम है, वैक्यूम या एयर आप कह सकते हैं, एक ही चीज आप माना जाता है। और एक मीडियम है, यहाँ एक मीडियम है जिसका ये परमिटिविटी 4 लिखा हुआ था। परमिटिविटी लिखा हुआ 4, नो सॉरी परमिटिविटी नहीं, परमिटिविटी ही है, चलिए परमिटिविटी ही है, 4 लिखा हुआ, ठीक है। ये एक मीडियम है जिसका परमिटिविटी 4 है, ऐसे ऐसे, बस इतना ही लिखा हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज, सो वेव है और वेव का फ्रीक्वेंसी है 3 मेगाहर्ट्ज। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये लिखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी है 3 मेगाहर्ट्ज।
सो पासिस फ्रॉम वैक्यूम टू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम विथ परमिटिविटी लिखा हुआ है इसमें वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इन मीडियम ये हर पेपर में पूछा हुआ, आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ, मीडियम में, इन मीडियम, जैसे ही मीडियम में एंटर करेगा, ठीक है, मीडियम में एंटर करते ही इसका फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, क्योंकि ये मीडियम में यहाँ फ्रीक्वेंसी एफ है और यहाँ पे आएगा तो फ्रीक्वेंसी इन मीडियम सेम एज द फ्रीक्वेंसी, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो एक तो देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। वेवलेंथ क्या हुआ, तो वेवलेंथ लैम्डा है और लैम्डा इन मीडियम। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो आप जानते हैं कि यहाँ एप्सिलॉन म्यू और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट ऐसे। अब देखिए, अब अंदाज लगाइए ऐसे, अब अंदाज आपको लगाना है, इस तरह से अंदाज आपको लगाइए। कुछ नहीं लिखा हुआ और कुछ दिया ही नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इसका लिखा हुआ कि सिर्फ इसका मीडियम का परमिटिविटी 4 है। तो यहाँ पे आप बस आप सोचेंगे √4 और बाकी सब छोड़ दीजिए, बाकी टर्म ऐसे 4 लिखा हुआ है, ये म्यू और ये है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, वो छोड़िए, उन सब टर्म को छोड़ दीजिए, बाकी टर्म को हटाइए, ठीक है। कुछ दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ, तो मान के चलना है कि ये दोनों बराबर है, ये हट जाएगा। तो जस्ट सिर्फ आप इमेजिन करिए और सबको छोड़िए ना, वो हटाइए। क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रोपोर्शनल टू 2, ऐसे सिर्फ ऐसे बोलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोपोर्शनल टू 2, क्योंकि जो दिया है बस उसी के बारे में बात करिए ना। परमिटिविटी लिखा हुआ है वो ऊपर में है 4, तो बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि वेवलेंथ इन मीडियम जो होता है साइंस में, वेवलेंथ और डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सो ये जो हुआ वेवलेंथ और डिवाइड बाय क्या हो गया 2। सो वेवलेंथ रिड्यूस टू हाफ बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ऑप्शन में चेक कर लेंगे, हर पेपर में ये क्वेश्चन, हर जगह एडवांस में, मेन में, नीट में, हर जगह पूछा हुआ है। सो आप लिख लेंगे कि सो इन मीडियम द वेवलेंथ रिड्यूस टू हाफ but frequency remains same. ये है आंसर। ये था और क्वेश्चन है, और बेस्ट क्वेश्चन और मैं देखता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन तो थ्योरेटिकली आता है, कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने प्रेजेंट किया था, आईटी मेन का क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन, बट अगर आपको प्रोग्रेसिव वेव बहुत अच्छा आता है तब बनेगा। आप अगर इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, साउंड वेव, जो मेरा कॉपी में आप एकदम एक्सपर्ट हैं, तो ये 1 सेकंड में बन जाएगा। तुरंत क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, तो आंसर दिख रहा है कि आंसर जो है वो 4 या 1/4 समथिंग कुछ ऐसा है, दिख रहा है।
सो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इन एयर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जस्ट मीडियम में एंटर किया तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखा हुआ। यहाँ लिखा हुआ था रिलेटिव परमिटिविटी इन एयर और रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम, और मुझे रिलेटिव परमिटिविटी का रेशियो चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात ही नहीं कर रहा। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ वेव, मैंने आपको बताया था प्रोग्रेसिव वेव में कि इक्वेशन ऑफ वेव, वो इक्वेशन ऑफ वेव जो होता है, अगर आप ये चीज़ें मैंने समझाया था, इक्वेशन ऑफ वेव जो होता है वो समथिंग द फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी। ये x माइनस वी टी का फंक्शन होता है, ये एनीथिंग है द x y माइनस वी टी ये फंक्शन होता है, या x फंक्शन ऑफ द z माइनस वी टी एनीथिंग है द फंक्शन, मतलब साइन का फंक्शन, कॉस का फंक्शन, x माइनस वी टी जो भी है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, उस कोऑर्डिनेट माइनस वी और टी, ये किसी तरह लाया जाता है साइन के फंक्शन में, कॉस के फंक्शन में। मैंने प्रोग्रेसिव वेव में इसमें मोर देन 20 क्वेश्चन किया है, मेरे कॉपी में है, मैं जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो मिक्स होगा, 11th क्लास 12th क्लास तो मिक्स तो होता ही कंपटीशन में। आईटी मेन का क्वेश्चन है, बट इसको मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं मानता हूँ, सिंपल ही क्वेश्चन मानता हूँ, क्योंकि अगर हमें इसको ब्रेक करना है तो मुझे x माइनस वी टी का फंक्शन लाना होगा। तो मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करना चाह रहा हूँ, ये इसको छोड़ देता हूँ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे cos और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है, उसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, हटाता हूँ मैं। सो 2 पाई और म्यू और c कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से 1/c, तो ये z माइनस सी टी, जेड माइनस सी टी सीधर चला जाएगा, z माइनस सी टी मुझे यहाँ देखना था, और इस तरह मुझे बोलना था कि स्पीड ऑफ लाइट या वेव इन एयर जो है वो c, यहाँ से ये पकड़ना था कि x या z माइनस वी टी होगी। ऐसे ही मैं सेकेंड वेव को मैं थोड़ा सा इसको जो दिया है पेपर में उसको मैं चेंज करूंगा, और फंक्शन मैं ऐसे लाने की कोशिश करूंगा, k तो ठीक है, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूंगा। तो 2 जब कॉमन लूंगा तो ये z माइनस सी बाई 2 इंटू टी, ओह इससे तो पता चल गया। देखिए ये जैसे ही फंक्शन ऑफ x माइनस वी टी, y माइनस वी टी या z माइनस वी टी, तो ये समझ में आ गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहां से ये समझ में आया कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू c बाई 2, ये पता चला, ये पता चला। देखिए अगर वेव ऑप्टिक्स में बहुत एक्सपर्ट है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। अब अगर दोनों को रिलेट करेंगे तो ये पता चला मेरा कि अब यहां पे दोनों को रिलेट करते ही, एक पेन कहाँ गया, चलिए दोनों को रिलेट कर रहा है, दोनों को रिलेट कर रहा है, तो रिलेट करने पे ये पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। क्लियर? देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट जो हुआ वो अंडर रूट मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी म्यू r2 और म्यू 1/2 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 1 बाई म्यू r1 इंटू म्यू। इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, ये म्यू नॉट और ये म्यू नॉट और म्यू मान लीजिए सेम ही नहीं देखा हुआ, तो आपको हमें क्या चाहिए r1 बाई r2। सो इसको क्रॉस कर लेंगे, अंडर रूट म्यू r1 बाई म्यू r2, तो ये आएगा 1/2। इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर करेंगे, 1/2 स्क्वायर कर लीजिए इज इक्वल टू 1/4। मैंने बोला था ना 4 या 1/4, वो तो देख के पता चल गया था। देखिए मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ ये 1/4 है। सो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिखा हुआ है, उसको ब्रेक करना है, अपने आप स्पीड मिल जाएगा। एयर में स्पीड c है, x माइनस वी टी, ये फंक्शन होना चाहिए, मैंने बताया था फंक्शन ऑफ z माइनस वी टी। वेव जो है फंक्शन ऑफ z माइनस वी टी, यह है वेव फंक्शन ऑफ z माइनस वी टी। मीडियम में स्पीड और t है वी टी, तो मीडियम में स्पीड जो है c/2 हुआ, स्पीड मिल गया, बस मेरा तो काम हो गया। बाकी सब बेकार है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ उसका कोई मीनिंग नहीं। तो ये हो गया कितने पॉइंट, 14 15।
अभी रेंज लिख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, फिर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हैं जो रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट ये नहीं, उसमें वो नहीं आता है, ये तो ईजी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसमें, एक क्वेश्चन और करते हैं तो रुके, तो मैं एक क्वेश्चन और मुझे आईटी का दिखा था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, तो रुकिए मैं स्कैन करके ऐड पहले करता हूँ, फिर मैं बनाता हूँ। एक क्वेश्चन और मुझे अच्छा लग रहा है इसका क्वेश्चन। ये भी आईडी मेन का 2019 का है और मीडियम में इंटर करके क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था। और उसका ड्राइंग हमेशा तो यही मैं बताता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो भी दिया जाता है उसका तुरंत आप ड्राइंग बनाएं। ड्राइंग बनाना है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंटेंसिटी है, ये तो बेकार का कोई काम नहीं है इसका। उसमें लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन एयर में ई नॉट बी नॉट लिखा हुआ है, और मीडियम में ये ई और बी, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बोला जा रहा है। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाय मीडियम और रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एयर बाय मीडियम, इनका रेशियो ये बनाना है कि कौन सा मैचिंग सही जा रहा है इसमें। तो आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं कि जैसे ही यहाँ लाइट है, मान लीजिए लाइट का स्पीड यहाँ है, लाइट का स्पीड c है, तो जैसे ही यहाँ आएगा स्पीड, तो c स्पीड इन मीडियम जो होगा वो c/n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा देखते हैं। आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो होगा वो c/n हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो होता है e/b और इज इक्वल टू 1/n कर लेंगे। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो हो जाएगा E0/B0 हो गया। ठीक है, ये हो गया। मतलब हमें चाहिए जो आप क्रॉस कर लेंगे यहाँ B0/B कर लेंगे, और ये होगा 1/n, और इधर कर लेंगे E0/E कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब आप सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हमें चाहिए, देखिए सोचिए कि हम लोग को ये, अगर ये रेट, ये प्लानिंग करना है, तो मान लीजिए यही चीज़ निकालना है। ये चीज़ें हैं, ये आपका है, मान लीजिए y कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और ये 1/n, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है। मान लीजिए ये x कोऑर्डिनेट, इसको y कोऑर्डिनेट। मैथमेटिक्स टाइप कर लीजिए, पजल टाइप का सॉल्व करिए ना, ऐसे है इजी। ये कुछ आसान ही था क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा पजल टाइप का था। अब बताएंगे कौन सा कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं y√n ले लूँ और ये 1/, नहीं, ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ये दोनों बराबर कर लूँ तो भी नहीं सेटिस्फाई किया, सॉरी ये नहीं। अगर ये 1/, नो 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 नो, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, इसको रख दूँ y कोऑर्डिनेट 1/√n रखूँ, और यहाँ पे n कर दूँ, और x कोऑर्डिनेट √n कर दूँ, यस ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड कर, चेक कर लेंगे, ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई किया, एकदम करेक्ट, डी है। तो ये कुछ था नहीं, बट इसका क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा था कि आप थोड़ा सा मैथ का इक्वेशन बनाएं, आप ये जाने, ये तो जानते ही हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, E/B, मीडियम एयर में E0/B0, उससे रीअरेंज करें और जैसा कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है उस तरह आप प्रेजेंट कर दें, और ट्रायल करें, ट्रायल पे जाएं, ट्रायल पे जाएंगे फट से बन जाएगा, 1 मिनट में बन जाएगा आपका क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, जो कि मेडिकल में चांसेस है आने का, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन बन रहा है आपका। तो ये काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन देखिए मिल रहा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो छोटा सा टॉपिक है, अभी कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अभी आएगा आगे। नेक्स्ट पॉइंट।